आज हमारे पास असम के इतिहास और उसकी पहचान पर एक बहुत ही दिलचस्प लेख है। शीर्षक है असम, वीरता और विकास की एक विरासत। ये एक ऐसी जगह की कहानी है जिसके बारे में शायद हम उतना नहीं जानते जितना हमें जानना चाहिए, और जो हमारे देश की कहानी का एक बेहद ज़रूरी हिस्सा है। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक राज्य की कहानी नहीं है, ये एक कह सकते हैं एक सभ्यता की कहानी है जिसने बड़ी बड़ी ताकतों का सामना किया और अपनी पहचान को हर दौर में बचाए रखा। तो चलिए इसी पहचान की गहराइयों में उतरते हैं। आज का हमारा मकसद है असम के शानदार अतीत से लेकर उसकी आज की चुनौतियों और संभावनाओं तक के सफर को समझना। जैसा कि हमारे स्रोत में बताया गया है, हम प्राचीन प्रागज्योतिषपुर से शुरू करेंगे, अहोम साम्राज्य की असाधारण स्थिरता के राज को जानेंगे और फिर आधुनिक असम की तस्वीर को समझने की कोशिश करेंगे। और ये सफर वाकई बहुत लंबा और परतों वाला है। हम एक ऐसे राज्य की बात कर रहे हैं जिसका जिक्र महाकाव्यों में मिलता है और जिसने एक ऐसे साम्राज्य को देखा जो 600 सालों तक चला। ये कहानी सिर्फ राजाओं और लड़ाइयों की नहीं है, बल्कि संस्कृति, अर्थव्यवस्था और एक अनूठी पहचान के बनने और बदलने की भी है। बिल्कुल। और इसमें लचित बोरफुकन जैसे नायक हैं, चाय और तेल से बदलती अर्थव्यवस्था है, और शक्तिशाली ब्रह्मपुत्र नदी है जो जीवन भी देती है और चुनौती भी। तो चलिए इस कहानी की पहली परत खोलते हैं। लेख की शुरुआत होती है प्राचीन नाम प्रागज्योतिषपुर से। ये नाम ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। हाँ, प्रागज्योतिषपुर का मतलब है पूर्वी ज्योतिष का शहर। ये नाम ही इसके प्राचीन गौरव और ज्ञान के केंद्र होने का प्रतीक है। महाभारत जैसे महाकाव्यों में भी इसका जिक्र है, जो इसकी ऐतिहासिक गहराई को दिखाता है। लेकिन अगर हम उस शक्ति की बात करें जिसने असम की पहचान को सबसे ज्यादा गढ़ा, तो वो निश्चित रूप से अहोम राजवंश था। राजवंश ने 6 शताब्दियों तक शासन किया। ये तो अविश्वसनीय है। लेख बताता है कि वे स्थिर थे, लेकिन सवाल यह है कि कैसे? उस समय के दूसरे भारतीय साम्राज्यों में भी हमें इतना लंबा शासनकाल शायद ही देखने को मिलता। अहोमों में ऐसा क्या खास था? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और इसका जवाब उनकी प्रशासनिक और सामाजिक सूझबूझ में छिपा है। अब देखिए, अहोमों की सफलता का एक बड़ा राज था उनका पाइक सिस्टम। ये एक तरह की अनिवार्य नागरिक सेवा थी जिसमें हर सक्षम पुरुष को राज्य के लिए काम करना होता था, चाहे वो सेना में हो या सड़कें तालाब बनाने में। इससे उन्हें एक विशाल और अनुशासित सेना मिली, वो भी बिना एक स्थायी खर्चीली फौज रखे। मतलब हर नागरिक एक सैनिक भी था। ये तो कमाल की व्यवस्था है। बिल्कुल। और दूसरा बड़ा कारण था उनकी समावेशी नीति। वे बाहर से आए थे, लेकिन उन्होंने यहाँ की स्थानीय जनजातियों और संस्कृतियों से टकराव नहीं किया, बल्कि उन्हें अपने साथ मिला लिया, वैवाहिक संबंध बनाए, उनके देवी देवताओं को अपनाया और धीरे धीरे हिंदू धर्म के स्थानीय रूपों को भी आत्मसात कर लिया। उन्होंने एक ऐसी मिलीजुली पहचान को जन्म दिया जिसे आज हम असमी संस्कृति के रूप में जानते हैं। ये सिर्फ राजनीतिक स्थिरता नहीं थी, ये गहरा सांस्कृतिक संश्लेषण था जिसने साम्राज्य को जोड़े रखा। और इसी मजबूत नींव पर खड़े साम्राज्य ने हमें लचित बोरफुकन जैसा नायक दिया। जिस स्रोत में इस बात पर जोर दिया गया है कि उन्होंने मुगलों का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया। हम मुगल साम्राज्य के विस्तार के बारे में तो बहुत पढ़ते हैं, लेकिन उन शक्तियों के बारे में कम जानते हैं जिन्होंने उन्हें सफलतापूर्वक चुनौती दी। सरायघाट की लड़ाई में ऐसा क्या हुआ था? देखिए, यहाँ पर जस्ट समझना जरूरी है कि ये कोई आम लड़ाई नहीं थी। ये उस समय की बात है जब मुगल साम्राज्य औरंगजेब के नेतृत्व में अपने चरम पर था। उनकी सेना विशाल थी, संसाधन अथाह थे। दूसरी तरफ थे अहोम, जो संख्या में बहुत कम थे। लचित बोरफुकन जानते थे कि मैदानी लड़ाई में मुगलों को हराना नामुमकिन है। तो उन्होंने अपनी रणनीति कैसे बनाई? उन्होंने अपनी सबसे बड़ी ताकत का इस्तेमाल किया, ब्रह्मपुत्र नदी का। उन्होंने मुगलों को नदी के संकरे हिस्से में लड़ने पर मजबूर किया, जहां उनकी विशाल सेना का कोई फायदा नहीं था। उन्होंने छोटी छोटी नावों से गुरिल्ला युद्ध की तकनीक अपनाई। अच्छा, मतलब अचानक हमला करो और फिर गायब हो जाओ। बिल्कुल। ये नौसैनिक युद्ध का एक बेहतरीन उदाहरण था। मुगलों की बड़ी और भारी नावें ब्रह्मपुत्र के तेज बहाव में फंस गईं, जबकि अहोमों की हल्की नावें तेजी से कहीं भी आ जा सकती थीं। ये सिर्फ एक सैन्य जीत नहीं थी, ये भूगोल और स्थानीय ज्ञान की जीत थी। ये असम की अदम्य भावना का प्रतीक बन गई। यानी एक तरह से ब्रह्मपुत्र ने ही असम की रक्षा की। ये बहुत दिलचस्प है। तो अहोम साम्राज्य के पतन के बाद कहानी एक नया मोड़ लेती है।
ब्रिटिश काल आता है और असम की तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है। लेख में 2 चीजों का जिक्र है जो असम की पहचान से जुड़ गईं, चाय और तेल। हाँ, और इन दोनों ने असम की अर्थव्यवस्था और समाज पर ऐसा असर डाला जिसकी गूंज आज तक सुनाई देती है। ये एक तरह का आर्थिक कायापलट था। चाय के बागानों ने असम को दुनिया के नक्शे पर ला दिया। असम की चाय दुनिया भर में मशहूर हो गई। लेकिन इस आर्थिक क्रांति की एक सामाजिक कीमत भी थी। आप किस कीमत की बात कर रहे हैं? बागानों में काम करने के लिए वो स्थानीय लोग तैयार नहीं थे। इसलिए अंग्रेज छोटा नागपुर पठार और मध्य भारत के आदिवासी इलाकों से बड़ी संख्या में मजदूर लेकर आए। इन लोगों को चाय जनजाति कहा जाने लगा। उन्होंने असम की अर्थव्यवस्था की नींव रखी, लेकिन वे एक अलग सांस्कृतिक समूह के रूप में ही रहे। इसने राज्य की जनसांख्यिकी को हमेशा के लिए बदल दिया। यानी एतिले से ये एक विरोधाभास था। असम देश के लिए और ब्रिटिश साम्राज्य के लिए आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण बन रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर एक सामाजिक बेचैनी भी पनप रही थी। और फिर तेल की खोज हुई, डिगबोई में एशिया की पहली तेल रिफाइनरी। निश्चित रूप से तेल सिर्फ एक वस्तु नहीं है, ये सामरिक शक्ति है। डिगबोई में तेल की खोज ने असम को भारत की ऊर्जा सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बना दिया। इन दोनों उद्योगों ने राज्य में पैसा और विकास तो लाया, लेकिन साथ ही बाहरी दुनिया का दखल भी बढ़ाया। असम की पारंपरिक कृषि आधारित अर्थव्यवस्था अब एक औद्योगिक अर्थव्यवस्था में बदल रही थी। और संसाधनों पर किसका हक है, ये सवाल भी धीरे धीरे गहराने लगा था। तो मतलब आजादी के समय तक असम आर्थिक रूप से एक बहुत महत्वपूर्ण राज्य बन चुका था, लेकिन उसकी सामाजिक बनावट भी काफी बदल चुकी थी। और यही बदलाव शायद आजादी के बाद की चुनौतियों की वजह बना। स्रोत में जनसांख्यिकी चुनौतियों और छात्र आंदोलनों का जिक्र है, जो एक संवेदनशील विषय है। हाँ, और इसे समझना जरूरी है। जैसा कि स्रोत बताता है, यहाँ हमारा उद्देश्य किसी भी पक्ष का समर्थन करना नहीं है, बल्कि उन ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को समझना है। स्वतंत्रता और विभाजन के बाद पूर्वी पाकिस्तान, जो बाद में बांग्लादेश बना, वहां से प्रवासन जारी रहा। जो जनसांख्यिकी बदलाव ब्रिटिश काल में चाय बागानों से शुरू हुए थे, वे एक नई शक्ल में सामने आए। तो ये चिंताएं तो थीं, लेकिन इन चिंताओं का एक विशाल छात्र आंदोलन का रूप लेना ये कैसे हुआ? क्या कोई खास घटना थी जिसने इसे भड़काया? स्रोत के अनुसार इसका तात्कालिक कारण एक उपचुनाव के दौरान मतदाता सूची में बड़ी संख्या में कथित अवैध प्रवासियों के नाम मिलना था। इसे स्थानीय आबादी ने अपनी राजनीतिक, सांस्कृतिक और भाषाई पहचान के लिए एक खतरे के रूप में देखा। उन्हें लगा कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो वे अपनी ही जमीन पर अल्पसंख्यक हो जाएंगे। इन्हीं चिंताओं ने असम आंदोलन को जन्म दिया, जो 6 साल तक चला। 6 साल, ये तो बहुत लंबा समय है। जी हाँ, ये असम के आधुनिक इतिहास का एक बहुत अहम और निर्णायक अध्याय है। ये राज्य की पहचान को संरक्षित करने की एक बहुत प्रबल अभिव्यक्ति थी। इस आंदोलन का अंत 1985 में असम समझौते के साथ हुआ, जिसमें इन चिंताओं को दूर करने के लिए कई प्रावधान किए गए थे। तो ये संघर्ष और बदलाव का एक लंबा दौर था। इसका असर आज भी दिखता होगा। लेख आज के असम के बारे में क्या कहता है, खासकर इन चुनौतियों से उबरने को लेके? लेख एक सकारात्मक तस्वीर पेश करता है। वो असम को अब सिर्फ समस्याओं के चश्मे से नहीं, बल्कि संभावनाओं के केंद्र के रूप में देखता है। इसमें सबसे बड़ा जिक्र है बेहतर होती कनेक्टिविटी का और पर्यटन की अपार संभावनाओं का। असम सिर्फ एक राज्य नहीं, बल्कि पूरे पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार है। और अब तो सरकार की एक्ट ईस्ट नीति भी है, जो इसे दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ने पर जोर देती है। बिल्कुल, बेहतर सड़कें, ब्रह्मपुत्र पर बनते नए पुल, बेहतर हवाई संपर्क, ये सब इसी बड़ी योजना का हिस्सा है। कनेक्टिविटी किसी भी क्षेत्र के आर्थिक विकास की जीवन रेखा होती है। और जब आप असम की सांस्कृतिक और प्राकृतिक सुंदरता को देखते हैं, काजीरंगा के एक सींग वाले गैंडे से लेकर माजुली के नदी द्वीपों और कामाख्या मंदिर तक, तो समझ आता है कि यहाँ पर्यटन की कितनी बड़ी क्षमता है, जिसे अब तक पूरी तरह इस्तेमाल नहीं किया गया है। लेकिन इन सारी संभावनाओं और विकास की योजनाओं के बीच एक ऐसी सच्चाई है जो हर साल लौट कर आती है, जिसका जिक्र लेख में भी है, ब्रह्मपुत्र की बाढ़। ये एक ऐसी शक्ति है जो शायद कभी पूरी तरह नियंत्रित नहीं किया जा सकता। ये ब्रह्मपुत्र का विरोधाभास है। ये नदी असम की जीवनदायिनी भी है और विनाश का कारण भी। इसकी लाई हुई उपजाऊ मिट्टी पर असम की खेती निर्भर करती है। ये यहाँ की संस्कृति और जीवन का केंद्र है। लेकिन हर साल मानसून में जब ये नदी उग्र रूप लेती है तो विनाशकारी बाढ़ लाती है। और ये कोई छोटी मोटी बाढ़ नहीं होती। हम हर साल खबरों में देखती हैं कि गांव के गांव डूब जाते हैं, लाखों लोग विस्थापित होते हैं, फसलें और मवेशी तबाह हो जाते हैं।
ये एक वार्षिक त्रासदी बन चुकी है। हाँ, और इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका शायद माजुली द्वीप का उदाहरण है। ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और ये असम की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। लेकिन ये द्वीप ब्रह्मपुत्र के कटाव के कारण लगातार सिकुड़ रहा है। माजुली एक ही समय में ब्रह्मपुत्र की सृजन और विनाश दोनों शक्तियों का जीता जागता सबूत है। ये बाढ़ सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये एक विकास की चुनौती भी है। हर साल राहत और पुनर्निर्माण में ही राज्य के बहुत से संसाधन चले जाते हैं। तो इस पूरी चर्चा से ये साफ होता है कि असम सिर्फ एक राज्य नहीं, बल्कि लचीलेपन की एक जीती जागती कहानी है। प्राग ज्योतिषपुर के प्राचीन गौरव से लेकर अहोमों की 600 साल की अद्भुत स्थिरता, मुगलों को हराने की सामरिक प्रतिभा, चाय तेल से आई आर्थिक और सामाजिक क्रांति और आज की जनसांख्यिकीय और पर्यावरणीय चुनौतियों तक इसकी यात्रा असाधारण रही है। आपने बिल्कुल सही सारांश दिया। स्रोत असम को भारतीय विविधता के एक अटूट और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध हिस्से के रूप में प्रस्तुत करता है। इसकी कहानी हमें दिखाती है कि कैसे एक क्षेत्र अपनी विशिष्ट पहचान को बनाए रखने के लिए लगातार संघर्ष करता है और समय के साथ खुद को बदलता भी है। ये अनुकूलन की कहानी है, चाहे वो बाहरी ताकतों का सामना करना हो या फिर ब्रह्मपुत्र जैसी शक्तिशाली प्राकृतिक शक्ति के साथ संतुलन बनाकर जीना हो। ये सब जानने के बाद एक सवाल मन में आता है जिसे हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ सकती हैं। एक तरफ एक्ट ईस्ट नीति और आर्थिक विकास की अपार संभावनाएं हैं और दूसरी तरफ ब्रह्मपुत्र के बाढ़ जैसी प्राकृतिक चुनौतियां और अपनी अनूठी सांस्कृतिक विरासत को सहेजने की जिम्मेदारी। इन दोनों के बीच संतुलन बनाते हुए भविष्य में असम का विकास पथ कैसा होगा?